हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा, पुनः आपके सामने सम्मुख है, प्रस्तुत है आपके सामने, आपके समक्ष बैठे हैं हिंदी का पेपर लेके। और ये पेपर भाई साहब लहा के लेके आए हैं 302 डीवी है। आज इसको रफा दफा करेंगे, कुछ भी हो जाए एकदम खत्म करना है आपको। आपको पता होगा कि आप किसी से पूछेंगे कि सर थोड़ा बोर्ड में पास होने का तरीका बता दीजिए, तो वो कहेंगे कि यार पिछले साल का पेपर आप पढ़ ला, हिंदी में पास हुई जावे। यही तो ज्ञान देते हैं ना। तो भाई क्यों ना हम पिछले साल का पेपर ही सॉल्व कर लें पूरा पूरा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो भी आपको मिल जाएगा। तो आज धमाल मचाना है, आप लोग छोड़ के मत जाइएगा। देखिए कुछ भी हो जाए, अब आपके पास टाइम बहुत कम है, 10 दिन का वक्त है भाई साहब। 10 दिन में कम से कम यार कम से कम आप 12 सेट तो सॉल्व कर लीजिए। 12 सेट का मतलब समझ रहे हैं, हर क्वेश्चन करके आएंगे, बहुविकल्पी भी कवर कर लेंगे, व्याकरण भी कवर कर लेंगे, गद्यांश पद्यांश भी कवर कर लेंगे, संस्कृत वाला जो है उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है ना। और आज मैं खंड काव्य वाला वीडियो अपलोड हो गया है, अगर अभी तक नहीं देखे तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। खंड काव्य वाला मैं पढ़ा दिया हूँ। आपका डिमांड था ना कि सर हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, मुझे तो पता नहीं 5 नंबर का आता है, तो मैंने पढ़ा दिया। आप लोग फर्स्ट टाइम आप लोग यूपी बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना में तो गए नहीं, फ्री में पास हो लिए, तो इस बार तो आप लोग फर्स्ट टाइम ही दे रहे हैं ना। तो जाइए पढ़ लीजिए, अगर पढ़े नहीं है तो, ठीक है ना। तो ये आपका 302 8 डीबी खत्म करने वाले हैं हम। सामान्य हिंदी का ये आपका पेपर सेट है, जो कि 16 फरवरी के टारगेट है प्यारे बच्चों। 95 नंबर स्कोर करना है, कुछ भी हो जाए। 95 नंबर आपको स्कोर करके जाना है। जितने पेपर सेट में पढ़ा रहा हूँ सारे वीडियो आपको यार प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जाके तुरंत चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट को। नहीं तुरंत नहीं जाना, रुक जाइए, अभी बाद में जाइएगा, ठीक है ना, अभी नहीं जाना आपको, ठीक है ना। 3 घंटे 15 मिनट का भाई साहब टाइम मिलेगा। एग्जामिनर बोलेगा 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा आपको, लेकिन 15 मिनट में ना आपको ये दिमाग लगाना है कि हम कैसा प्रश्न सबसे पहले शुरू कर दें कि एग्जामिनर खुश होकर कहे कि यार चपुआ प्रश्न बच्चा किया हुआ है। चपुआ मतलब समझ रहे, बहुत तगड़ा आंसर उसके लिखिएगा, और एकदम राइटिंग, बेहतरीन राइटिंग के साथ। देखिए एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। 100 का है ना, तो 100 नंबर का रफा दफा करने वाले हैं, चिंता मत करिए। हिंदी में 100 में 100 का टारगेट जो हमारा चल रहा है ना, बिल्कुल होगा। बस इसी प्रकार आप लोग प्यार और अपना जो ये कम्युनिटी है एसके स्टडी का बना के रखिए, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, सब मोह माया है और आपका चैनल है, ठीक है ना। तो एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये 16 फरवरी तक यार सब्सक्राइब करिएगा, बाकी है सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं 16 फरवरी क्या करेंगे, आप लोगों का और पेपर है ना, जो पेपर है बता दीजिएगा, सारे पेपर का सोल्यूशन मैं करवा दूंगा। और अगर नहीं आया पेपर में तो क्या कहेंगे भाई, आके मुझसे बात करिएगा। शाम को मिलेंगे आपसे, हम 5 बजे बैठे रहेंगे आपसे, ठीक है ना, और आपसे मुलाकात होगी। और देख लीजिए कि पूरा पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, आप रट के तो जाइए, हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाने वाला हूं भाई साहब। 2 भागों में आपका पेपर बटा रहेगा, खंड क खंड ख। भाई अब छोड़ के मत जाओ, अब आपको छोड़ के नहीं जाना, आराम से आप बैठ जाइए एकांत में और पढ़ना शुरू कर दीजिए। काम खत्म, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस यही पढ़ लीजिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ खत्म हो जाएगा, नहीं तो जब अंतिम दिन बचेगा ना तो रोएंगी, काश मैं पढ़ लिया। सच में रोते हैं बच्चे, देख लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर रोना पड़ेगा आपको। तो इससे अच्छा भाई साहब आज से ही चालू कर दीजिए पढ़ाई, और कम टाइम है, आप लोग स्कोर कर लेंगे अच्छा नंबर। सभी प्रश्न करना आपको क्या रहेगा, अनिवार्य रहेगा। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड क और खंड ख। कितने खंडों में रहेगा, 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न का क यहाँ पे प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न में 5 बहुविकल्पी, दूसरा प्रश्न में 5 बहुविकल्पी, टोटल 10 अंकों का बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। 100 में आपको 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो ये तो पास हो जाएंगे यार, ये भी बताएंगे ना, टिप्स और ट्रिक्स है, टेंशन मत लीजिएगा। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था भाई साहब, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था, मैंने इसके पहले भी डिस्कशन कर दिया था। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, या शुक्ल युग, या शुक्लोत्तर युग। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था, छाप लीजिए, द्विवेदी युग में। किस युग में हुआ था, द्विवेदी युग में हुआ था, द्विवेदी युग में हुआ था, द्विवेदी युग में हुआ था। कौन सा हुआ था, द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था। अब सरस्वती पत्रिका को किसने संपादित किया था, किसने संपादित किया था, कमेंट बॉक्स में छाप डालिएगा, कमेंट बॉक्स में छाप डालिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक का नाम लिखना है। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक का नाम, अभी हम आपको जो जीवन परिचय ना बहुत ही चपुआ एकदम करवाएंगे, चिंता मत करिएगा, जीवन परिचय बहुत ही तगड़े समझाएंगे। आप यार जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस पढ़ लीजिए, काम खत्म, काम खत्म। आपको कोई अन्य चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अन्य चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ ना, परेशान मत होइएगा।
संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव सड़ग्रवाल, राम वृक्षबेनपुरी, विद्या निवास मिश्र। भाई साहब संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक का नाम छापना है, तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक का नाम लिख दीजिए रामधारी सिंह दिनकर। हमारे साथ आप लोग याद कीजिए आंख बंद करके, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक है। वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल किसके लेखक हैं? किसके रचयिता है? वासुदेव शरण अग्रवाल किसके रचयिता है? वासुदेव शरण अग्रवाल किसके लेखक है? तो राष्ट्र का स्वरूप याद कर लीजिए, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, गद्यांश पद्यांश आता है ना, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, स्वरूप। पाठ के शीर्षक कौन है भाई साहब? राष्ट्र का स्वरूप पाठ के शीर्षक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। रामधारी सिंह दिनकर किसके हैं? रामधारी सिंह दिनकर किसके हैं? याद कर लीजिए, अभिनव मनुष्य किसके हैं? अभिनव मनुष्य, अभिनव मनुष्य। ये गद्यांश पद्यांश में बहुत काम आता है, वहां पे आपको लिखना रहता है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो वासुदेव शरण अग्रवाल किसके हैं? राष्ट्र का स्वरूप के। और रामधारी सिंह दिनकर किसके भाई साहब? अभिनव मनुष्य के हैं, अभिनव मनुष्य के हैं। याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट वाला ये क्वेश्चन है, मैं इसलिए आपको छपवा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो संस्कृति 4 अध्याय के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है कि रामधारी सिंह दिनकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर कौन है? संस्कृति 4 अध्याय के लेखक है। और रामधारी सिंह दिनकर का जो चैप्टर कौन सा है? अभिनव मनुष्य है। और राष्ट्र का स्वरूप किसका है? याद कर लीजिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का है। गद्यांश पद्यांश में लिखने के लिए आता है कि नहीं? आप बता दीजिए। नहीं आता तो हम नहीं बताते, जो आएगा वही बताएंगे, चिंता मत करिएगा, बेफालतू प्रश्न नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए छाप लीजिए इसको। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है? छापिए इसका आंसर फटाक से कमेंट बॉक्स में। अशोक का फूल राष्ट्र का स्वरूप कविता क्या है? या तुम चंदन हम पानी। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया जो निबंध है प्यारे बच्चों, वो है कविता क्या है? कविता क्या है? किसके द्वारा है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कौन सा है? आपका रामचंद्र शुक्ल के द्वारा है। कविता क्या है? अशोक के फूल। अशोक के जो फूल है ये क्या है आपका? यह आपका पाठ का नाम है। अशोक के फूल के लेखक कौन है? अशोक के फूल के लेखक कौन है? छाप दीजिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं याद कराता चल रहा हूं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हर एक पॉइंट को मैं क्लियर करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा आप लोग, ठीक ना। राष्ट्र का स्वरूप कौन है? अभी मैंने तुरंत ही बताया है। राष्ट्र के स्वरूप के जो हैं वो हैं आपके वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। हर एक पॉइंट को हम लोग कवर कर देंगे, चिंता मत करेगा। आपको और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, बस पढ़ाते चले जाएंगे। बैठिएगा आराम मस्त लगा के ईयरफोन और चाय पीते हुए पढ़िएगा, ठीक है ना। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन है? कविता क्या है? अशोक के फूल के लेखक कौन है? पाठ के डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। राष्ट्र का स्वरूप किसका भाई साहब? वासुदेव शरण अग्रवाल है। वासुदेव शरण अग्रवाल है। रट डालिए, छाप डालिए इसको। अजात शत्रु, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु किस विधा की रचना है? एक बार आप लोग कमेंट में 95 प्लस स्कोर कर लीजिए। हिंदी में जिसको 95 लेके आना है वो 95 प्लस स्कोर करेगा। जिसको पास मार्क का होना है वो लिखेगा 45 प्लस, कुछ भी हो जाए। 95 45 आप किस पे है? 95 पे है कि 45 पे? मैं आशा करता हूं कि बड़ा टारगेट करेंगे तो छोटा वाला टारगेट अचीव हो जाता है। तो 95 स्कोर करने की कोशिश करिएगा। आते आते तो साला 75 नंबर तो मिल ही जाएगा, 75 नंबर तो मिल ही जाएगा हिंदी में, चिंता मत करिएगा। अजात शत्रु, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? डाल दीजिए 95 प्लस आप लोग कमेंट में छाप दीजिए एसके स्टडी डाल के। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? घ का राइट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पे देना है। अजात शत्रु एक नाटक है। अजात शत्रु क्या है? एक नाटक है। छाप लीजिए। इसके रचनाकार कौन है? अजात शत्रु के रचनाकार कौन है? छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। में कहता था ना कि आपको मैं ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा कि भाई साहब कहीं वीडियो मिलने वाला नहीं, हर एक का पॉइंट में करवाऊंगा। अभी आप कोई पढ़ाएगा तो यही बताएगा अजात शत्रु नाटक है, लेकिन भाई साहब लेखक कौन है ये भी तो बता दीजिए। एग्जामिनर दे दिया, एग्जामिनर चाचा दे दिया तो आप लोग क्या करेंगे? तो एग्जामिनर चाचा जब लिखे ना तो आप करके आइएगा, ठीक है ना। अभी तक कमेंट नहीं किया यार, कौन मना किया है बताइए यार? कमेंट करने से कमेंट कर दीजिए ना, कोई मना है क्या है क्या आपको?
अज्ञेय की रचना है यहाँ पे, अज्ञेय की रचना कौन सी है, अज्ञेय की रचना यहाँ पे कौन सी है? शेखर एक जीवनी, पृथ्वी पुत्र या विचार प्रवाह या फिर मेरे विचार। तो शेखर एक जीवनी किसकी है? अज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय जी की रचना कौन सी है भाई साहब? अज्ञेय जी की रचना कौन सा है? तो आपको सीधा बताना है यहाँ पे, जो अज्ञेय जी की रचना है वो शेखर एक जीवनी है। शेखर एक जीवनी किसकी है? अज्ञेय जी की रचना है। पृथ्वी पुत्र, विचार प्रवाह और मेरे विचार किसके हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ये किसकी रचना है, आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। कबीर दास है यहाँ पे, दूसरा का बहुविकल्पी सॉल्व करना करेंगे यहाँ पे शुरू, पहले का 5 बहुविकल्पी हो गया, आप दूसरे का सॉल्व करेंगे। मजा आ रहा नहीं पढ़ने में, आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। कबीर दास प्रमुख कवि हैं। कबीर दास प्रमुख कवि किसके हैं यार? निर्गुण काव्यधारा के हैं या सगुण काव्यधारा के हैं या प्रगतिवादी काव्यधारा के हैं या प्रयोगवादी काव्यधारा के हैं? तो कबीर दास कौन है? तो कबीर दास जो है भाई साहब निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं। किसके कवि हैं? निर्गुण काव्यधारा के कवि जो हैं वो कबीर दास है। छापने वाला प्रश्न है, छाप लीजिएगा। 16 फरवरी को जब जाएंगे तो आप लोग को छापना ही छापना है बैठ के, और कुछ मत करिए। हमारे साथ एक बार आंख बंद करके याद कर लीजिए, कबीर दास प्रमुख कवि हैं, किसके हैं? निर्गुण काव्यधारा के हैं। कबीर दास किसके हैं? निर्गुण काव्यधारा के हैं। बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है? बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है? चौपाई में, दोहा में, कुंडलनिया में, समैया में? तो दोहा में। दोहा में ये कई सेटों में पूछा गया प्रश्न है, ये कई सेटों में पूछा गया प्रश्न है। 16 फरवरी को यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, प्लीज आप इसको आपको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। बिहारी लाल किस छंद में रचना की है? तो दोहा में किया है। रस छंद अलंकार आपको तैयार होना चाहिए। रस छंद अलंकार आपका कितने नंबर का आता है? तो छाप डालिए, 6 नंबर का आता है पेपर में, 6 नंबर के हिंदी के पेपर में आता है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, रस छंद अलंकार 1 शॉट में खत्म करवाऊंगा, इसकी गारंटी मेरी, चिंता मत करिएगा। रस छंद अलंकार एक वीडियो में खत्म करवा देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती या फिर घाघरा? तो नौका विहार कविता का जो संबंध है वो गंगा नदी से। छाप डालिए, किस नदी से है भाई साहब? गंगा नदी से है। प्रयाग कहाँ पे प्रयाग कहाँ पे है? तो प्रयाग जो है संगम, जिसको संगम, जहां गंगा और यमुना आपस मिलती है उसे संगम कहते हैं। तो संगम है आपका प्रयागराज में। क्या है? प्रयागराज में क्या है आपका? संगम है, नोट कर लीजिए, ये आएगा ना एग्जाम में, बस बता दे रहे हैं, ठीक ना। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं, प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन है प्यारे लाडलो? कमेंट कर दो यहाँ पे। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला या फिर गिरजा कुमार माथुर? तो प्रयोगवादी काव्यधारा के जो कवि हैं वो हैं आपके गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर कौन है? प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं, नाम नोट कर लीजिए। गिरजा कुमार माथुर कौन है? प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। महादेवी, सुमित्रानंदन पंत और निराला ये किसके हैं? नोट कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको सर्च मार लीजिए, ठीक है ना। आंसू काव्य में प्रधान रस कौन सा है भाई साहब? आंसू काव्य रस में प्रधान रस कौन सा है? आंसू जो काव्य है इसमें प्रधान रस कौन सा है? रस छंद अलंकार। मैं फिर से बता दे रहा हूं, रस छंद अलंकार इंपॉर्टेंट है, आपका 6 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। आप लोग पढ़ लीजिए, नहीं आता तो बिल्कुल आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं पढ़ा दूंगा। करुण रस, शांत रस, वीर रस और हास्य रस। देखिए आंसू कब कब निकलते हैं? तो आंसू आपके 2 प्रकार से निकलते हैं। जब हम लोग करुणामय होते हैं, करुणा मतलब जैसे कि अगर खुशी के आंसू होते, कभी कभी बहुत करुणा भाव आ जाता है, या फिर कभी आप अपने बच्चे को देखकर या अपने मम्मी पापा को देखकर रोते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वो करुण रस के अंतर्गत आता है। तो करुण रस क्या है आपका? आंसू होता है। आंसू मतलब रो रहे हैं ना, जब रो रहे हैं, करुणा की भावना, जब हमारे अंदर से आंसू कब निकलती है? जब कोई ना कोई करुणा होती है हमारे अंदर, तो सीधा बोलेंगे करुण रस है, काम खत्म हुआ। तो आपका 10 अंकों का बहुविकल्पी खत्म हो गया। अब भाई साहब हम चलेंगे गद्यांश पद्यांश की ओर। अब किधर चलेंगे? गद्यांश पद्यांश की ओर। अब गद्यांश विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर, आप लोग पेन पेपर रख दीजिए, मैं अब आपको विदाउट पेन और पेपर सॉल्व करवाऊंगा, 100% मेरी गारंटी है। देखिए कैसे, ठीक है ना। अगर नहीं सॉल्व करवा पाया तो आप छोड़ के वीडियो चले जाइएगा, मत पढ़िएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पे। विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करवाऊंगा। अभी मैं ऊपर ही बता दिया कि राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है और अशोक के फूल के लेखक कौन है। राष्ट्र का स्वरूप और अशोक का फूल किसके हैं? राष्ट्र का स्वरूप भाई साहब वासुदेव अग्रवाल, अशोक का फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, और यही 2 आप गद्यांश पद्यांश तैयार करिएगा, बाकी कोई मत झांकिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, विदाउट पेन एंड पेपर, जैसा मैंने प्रॉमिस किया, विदाउट पेन एंड पेपर में सॉल्व कराऊंगा, और आप
पहचान भी जाएंगे कि किस पाठ से लिया गया, ये भी आप पहचानेंगे। देखिए कैसी, सबसे पहले देखते हैं, ये 3 नंबर का है। 3 नंबर का भाई साहब ज्वाइन करिए, सबसे ज़्यादा बच्चे ज्वाइन होने चाहिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है ना, शेयर करिएगा। कमेंट का रिप्लाई सही बच्चों का नहीं दे सकते, नहीं तो टाइम बहुत कम है, इसलिए आप पढ़ाई फोकस करिए प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू, हम्बल रिक्वेस्ट यू, ठीक है ना। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाकी जब आप कमेंट कर देते हैं ऑफलाइन में, मैं बैठ के चेक करता हूँ और सभी बच्चों को मैं हट देता हूँ। हट लो वाला हट देते हैं ना, देखिए सबको मिलता है। 10 नंबर का है ये आपका गद्यांश। कितने नंबर का है? 10 नंबर का। 10 में से 9 नंबर आपका मैं 100% पक्का कराने वाला हूँ। देखिए कैसे, विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच, विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच में बताने वाला हूँ। देखिएगा ये भाई साहब आपका गद्यांश है। गद्यांश क्या है आप पढ़ लिए, है क्या, यहाँ पे देख लीजिए। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? जन की जो संस्कृति होती है वो राष्ट्र का तीसरा अंग होता है। मनुष्य ने युगों युगों से या युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन का श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। हर एक पॉइंट से हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। अभी बोलेगा कि भाई साहब संस्कृति किसका मस्तिष्क है? जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। किसके द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है? संस्कृति और विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, ठीक है ना। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये तो हो गया भाई साहब। अब विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच, आप लोग पेपर पेन रख दीजिए, मैं आपको बिना पेपर पेन के याद करवाऊंगा, देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, 2 नंबर का है ना, 2 नंबर का है ना, देखिएगा 2 नंबर का है ये। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। अब पाठ का शीर्षक का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे गुरुजी पाठ का शीर्षक का मतलब क्या होता है, हमें तो याद ही नहीं रहा है। अभी कुछ भी याद आ रहा है? राष्ट्र का स्वरूप याद आ रहा है आपको? राष्ट्र का स्वरूप, अशोक का पेड़ आपको याद आ रहा है? राष्ट्र का स्वरूप। अब राष्ट्र का स्वरूप आप लोग कैसे निकालेंगे भाई साहब? देखिए यहाँ पे राष्ट्र लगा है कि नहीं, यहाँ पे राष्ट्र लगा है कि नहीं, यहाँ पे राष्ट्र लगा है कि नहीं, आप ढूंढिए उसमें, आपको ऐसा कोई ना कोई की पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर भी राष्ट्र लगा हुआ है। और जब राष्ट्र 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 दिख रहे हैं तो भाई साहब पाठ का शीर्षक क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। बता दीजिए। अभी तक आप लोग याद करते थे कि सर हमें रटना है, भाई साहब मत रटिए, मैं आपको करवा रहा हूँ ना, स्मार्ट तरीका यार अपनाइए। हार्ड वर्क सब कर रहे हैं, रात दिन मेहनत सब कर रहे हैं, आप कम पढ़ के यार 95 स्कोर कर जाएंगे तो क्या मतलब है? विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच है, बहुत छापने की जरूरत नहीं है। अब लेखक, अब राष्ट्र का स्वरूप के लेखक याद कर लीजिए। हाँ, राष्ट्र का स्वरूप का लेखक आप जरूर याद कर लीजिएगा, बस बाकी पहचाने का ट्रिक तो मैं बता दिया। और राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। भाई साहब कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। और जब एग्जामिनर चाचा जांचेंगे ना तो आपको पूरा नंबर देंगे, पूरा नंबर देंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। वासुदेव शरण अग्रवाल। बता दीजिएगा कि एसकेएम स्टडी सर आ गए हैं हमें हिंदी में 95 स्कोर कराने का, कुछ भी हो जाइए, गारंटी के साथ 95 स्कोर कराएंगे। ढेर सारी वीडियो लेके आएंगे आपको। अभी यार तो अभी बवाल मचाना है। अभी तो आपको बायोलॉजी तैयारी करवानी है, इंग्लिश की तैयारी करवानी है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, हर चीज की तैयारी करवाएंगे, चिंता मत करिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है, बस इतना लिखना है, ज्यादा कुछ भी मत लिखिएगा। 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर के ही मुताबिक दीजिएगा और छापने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे? पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। काम खत्म। ऐसा आंसर है, आंसर है। कैसे पहचानेंगे कि राष्ट्र का स्वरूप से है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी राष्ट्र है, यहाँ पर भी राष्ट्र है और यहाँ पर भी क्या है आपका? राष्ट्र ही है। और जब इतने जगह राष्ट्र है तो राष्ट्र का स्वरूप है, काम खत्म हुआ। अगला यहाँ पे है, राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है? भाई साहब राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है? तो राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है, लेकिन इससे पहले ऊपर है राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? देखिएगा विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच में बताऊंगा राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। यहां पे अंग बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अंग बोल रहा है कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। देखिए यहां पे देखिए, इसका आंसर यहीं पे है। ए पहले आपको इरेज कर दें ताकि ये समझ में आ जाए, ठीक है ना, पहले इरेज कर देना है।
यहाँ पे पहला दूसरा उन्होंने प्रश्न पूछा कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। देखिएगा इसका आंसर देखिए यहीं पे है, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, यहाँ पे इसका दूसरे का आंसर है राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। अब बताइए आपको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत पड़ी, याद करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं यार, इसी में है, इसी को लगा देंगे 2 नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा। राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है? अब देखिएगा राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है? संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यहाँ पे देखिएगा अब कहाँ संभव है, लास्ट में देखिएगा, और यहाँ पे इसका आंसर है। तो तीसरे का भाई साहब यही आंसर है कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। अब बताइए कोई टफ आपको लग रहा है? अब आपको क्या डर लग रहा है क्या? हिंदी में आप लोग कहते हैं कि सर मुझे बहुत डर लग रहा है। काहे डर रहे हैं? मत डरिए यार, काम हो जाएगा तो काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? जन का मस्तिष्क क्या है? अब इसका आंसर तो आप ढूंढ ही देंगे, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। देखिए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, चौथे वाले का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या आपको पेपर पेन कॉपी उठाने की जरूरत पड़ी क्या? आप कमेंट कर दीजिए नहीं सर, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यार, आई रिक्वेस्ट यू यार, भीख मांग रहे हैं, कह सकते बेगर सब्सक्राइबर के लिए हम बेगर हैं ना। बच्चे कमेंट करेंगे अरे सर जी आप तो सब्सक्राइब के लिए आप जब देखे तब कहते रहते हैं। ठीक है कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश कहां से कहां तक भाई साहब देख लीजिएगा। अब कहेंगे गुरुजी रेखांकित अंश के लिए तो हम क्या करेंगे? तो भैया बढ़ा चढ़ा के 3 लाइन लिख दीजिएगा। 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिलेगा। 2 नंबर आप सब में से लहा लिए, 2 नंबर मिल सकता है। मान लीजिए नहीं मिला, अगर आपको लग रहा है सर नहीं मिला तो 1 नंबर मिलेगा। तो मैं बोला था ना कि 9 नंबर आपको दिलवाऊंगा, 1 नंबर यहाँ से लहा ले। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो आपको रेखांकित अंश वाला बढ़ा चढ़ा के लिखना नहीं आ रहा है, अगर यह छाप देंगे काम खत्म हुआ। ठीक ना, काम खत्म हुआ मतलब कि बिना संस्कृति के जल की जो कल्पना है कबंध मात्र। मतलब ये आपको बताना है कि यहाँ पे जो अपने पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग हैं इसको क्या चाहिए पता है? इसको हम बता दे रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे, संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है। संस्कृति क्या है? मनुष्य का मस्तिष्क है, और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है ना, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी के द्वारा होता है। जो हमारा मस्तिष्क होता है यह शरीर का क्या होता है? बहुत ही प्रमुख अंग होता है। इसीलिए कह सकते हैं शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? मस्तिष्क होता है। उसी प्रकार अगर कोई संस्कृति चलानी है तो वहां पर क्या चाहिए? वहां अगर कोई भी अगर कोई भी जन है जो जीवन है अगर व्यापन करना है तो संस्कृति को आपको भली भांति जानना होगा और उसके दायरे में रह के ही आपको काम करना होगा। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते। चलिए तो ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला चलिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये दोबारा से रिपीटेड हो गया है, इसको छोड़िए। चलिए यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखिए क्या है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है यह आपका, मुझे मानो देखिए दोनों में से कोई एक करना रहेगा, या फिर आप ये कर दीजिएगा, देखिए, या फिर आप ये कर दीजिएगा, या फिर आप ये करेंगे, या फिर आप इसको करिएगा। दोनों में से कोई एक करना है। दोनों आपको करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करने की जरूरत है, क्योंकि अथवा में रहता है, यानी कि आपके पास ऑप्शन रहता है 10 नंबर का रहता है, चाहे ऊपर वाला करिएगा या फिर नीचे वाला करिएगा। दोनों में से कोई एक ही गद्यांश आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो ऊपर वाला हो गया। अब हम लोग इसको अथवा वाला सॉल्व करेंगे। देखिए अथवा में क्या है, यहाँ पे मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्मचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों की धोती बहाती यह जीवन आगे बढ़ रही है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शिक्षा पाई है और हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण का त्याग और रूप है। ठीक है, अब यहां पर आपको इसका क्या देना है? आंसर देना है। इसका आपको क्या देना है? आंसर देना है। यह कहां से लिया गया है? सबसे पहले आपको बताना है यह कहां से लिया गया है। आपको कमेंट करना है फटाक से कि यह कहां से लिया गया है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम।
आज मैं इसका आंसर आपसे पूछ रहा हूं, आज मैं इसका आंसर आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि कई सारी वीडियोस में मैंने समझाया है, लेकिन आज मैं इसका आंसर आपसे पूछ रहा हूं कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। ठीक है, बाकी का आंसर मैं करवा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, मनुष्य की जीवनी शक्ति कैसी है, मनुष्य की जीवनी शक्ति कैसी है, मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। कहाँ पे है इसका आंसर? इसका आंसर भाई साहब इसी में आपको झांकना है, आधे यही है, ए आधे। मनुष्य की जीवन शक्ति क्या है? बड़ी निर्मम है भाई साहब। सेकंड का आंसर यही है, छाप लीजिए। फिर यहाँ पे थर्ड है, मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। इसका आंसर यहां से यहां तक हो जाएगा। कहां से? तीसरे वाले का देख लीजिए, इसी प्रकार के छापना है आपको। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। अब बताइए, कुछ आपको टफ लग रहा है? अगर आप टफ लग रहा है तो हाँ बता दीजिए कि नहीं सर ये बहुत टफ लग रहा है, हम नहीं कर पा रहे, हमें नहीं आ रहा है। अगर आपको टफ लग रहा है तो आप बता दीजिए। अब तो टफ लग नहीं रहा होगा और डर आपका खत्म हो गया होगा। मैं ऐसा आशा करता हूं कि आपका जो हिंदी में डर था, इसका डर खत्म हो गया होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, समाज का वर्तमान रूप किसका प्रतिफल है? जो समाज है इसका वर्तमान रूप जो है यह किसका प्रतिफल है, यहां पर आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। यह किसका रूप है? यह आपका ग्रहण और त्याग का रूप है। आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढना है? आप लास्ट वाला देखिएगा, लास्ट वाला देखिएगा। समाज में वर्तमान रूप से यानी कि आजकल, वर्तमान मतलब आजकल। थोड़ा सा आपको हिंदी आनी चाहिए तभी तो हो पाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए, आजकल कहाँ पे है? आज। यहाँ पे क्या है? आज है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हमारे समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्यागों का क्या है? रूप है। ठीक है ना। आप इसका आंसर यहाँ पे दे देंगे। चलिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश की व्याख्या प्यारे लाडलो कहां से कहां तक, चलिए देख लेते हैं इसको। रेखांकित अंश की व्याख्या आपका ये है, ये वाला क्या है आपका? रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ पे है यार? रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें रेखांकित किया ही नहीं गया था क्या? नहीं, यहाँ पे किया गया मुझे लग रहा है। यहाँ पे मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम होती। ये क्या करना है आपका? यहाँ से यहाँ तक रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मनुष्य में जो जीविसा है वह अत्यधिक निर्मम और मोह माया के बंधनों से बंधी हुई है। काम खत्म। ठीक है ना। चलिए, ये तो आपका जो गद्यांश है खत्म हो गया। अब मैं पद्यांश की ओर बढ़ूंगा। यहाँ पे देखिए, पद्यांश ये कितने नंबर का है? 10 नंबर का आपका पद्यांश है। तो इस पे थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। मैंने आपसे बोला था पद्यांश में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप उसको ट्रिक के द्वारा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे आप गद्यांश तो सॉल्व कर लिए, लेकिन पद्यांश में आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि मैं इसको करवा दे रहा हूं, लेकिन आप लोग थोड़ा मेहनत करिएगा। और कौन कौन सा गद्यांश पढ़ना है, कौन कौन सा पद्यांश पढ़ना है, तो राष्ट्र का स्वरूप और अशोक का फूल वाला आपको तैयार करना है। गद्यांश में, पद्यांश में मैं आपको बता दिया हूं। जाइए वीडियो देख लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से जाके पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए पद्यांश क्या है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर स्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलती, पलकों में निर्झरणी मचली। इसका क्या ये पद्यांश है। और यहाँ पर इसका क्या करना है? एक एक प्रश्नों का उत्तर देना है। एक एक प्रश्नों का हम लोग करके उत्तर देना है। सबसे पहले यहाँ पे कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। कविता का शीर्षक और क्या लिखना है? कवि का नाम लिखना है। तो ये जो है यह आपके सांध्य गीत से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? सांध्य गीत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सांध्य गीत से लिया गया है। जिसके रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा है। ठीक है ना। इसको आप रट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको आप लोग पूरा का पूरा आप लोग रट लीजिएगा। इसको पूरा पूरा आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है। कवित्री ने यहाँ पे स्वयं को क्या बताया? देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी कवित्री ने स्वयं को दुख की बदली बताया है। कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है? दुख की बदली बताया है। ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद किससे आहत होकर विश्व हंसा। देखिए ऊपर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है
यहाँ देखिए, क्रंदन से आहत विश्व हंसा। अरे यार ये तो ट्रिक से हो जाएगा यार, अरे ट्रिक से हो जाएगा। देखिए देखिए कैसे 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 ट्रिक से होगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए, कवित्री ने किसको, कवित्री ने स्वयं को क्या बताया। देखिए कवित्री ने किसको क्या बता रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि कवित्री स्वयं को क्या बता रहा है। ये ट्रिक से करिएगा। अरे यार ट्रिक से हो जाएगा, काहे परेशान हो रहे हैं आप लोग। देखिएगा अब आप देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी कवित्री क्या रही कि मैं जो नीर भरी मतलब जल से भरी दुख की बदली हूं। क्या हूं? दुख की बदली हूं, ठीक है ना। अर्थात दुख की बदलियों से घिरा हुआ बताया है। अब यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, किससे आहत होकर विश्व हंसा। अब यहाँ पे देखिएगा, क्रंदन से आहत विश्व हंसा, यानी कि क्रंदन से आहत होकर क्या हंसा? विश्व ने हंसा। भाई साहब 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका पक्का हो गया, 2 नंबर इसका तो पक्का हो ही गया, ठीक है ना। 6 नंबर यहाँ पे हो गया, बचा 4 नंबर। 4 नंबर में, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निझरनी मछली। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पलकों में क्या मछली। अब देखिए ऊपर, पलकों में मछली, क्या मछली? पलकों में निर्झड़ी मछली। पलकों में क्या मछली? निर्झड़ी मछली। काम खत्म। इसका आंसर यही हो जाएगा भाई साहब। ये ट्रिक्स हो गया, 8 नंबर हो गया। अब 2 नंबर का क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, इसको मैं इसे बता दे रहे, रेखांकित अंश की व्याख्या वाला। इसका क्या हो जाएगा? छाप लीजिए। इसका हो जाएगा कि कवित्री अपने जीवन की तुलना बादलों से करते हुए कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूं। मतलब मैं नीर भरी दुख की बदली, मतलब मेरे अंदर जल भरा हुआ है। जिस प्रकार बादल में जल भरा होता है, उसी प्रकार मेरे दुखों का आंसू मेरे आंखों में भरा हुआ है। अर्थात मेरा जीवन की बदलियों से भरा हुआ है। जिस प्रकार बदली भरी पानी में रहती है, और उसी प्रकार विरह की वेदना के कारण मेरे आंसू से आंख भर गए हैं। काम खत्म। तो ये तो ट्रिक से हो गया यार, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, ठीक है ना। समझ में आएगी? नहीं समझ में नहीं आया? चलिए अच्छा, फिर से सबसे पहले मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चों को ये समझ में भी नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो ये शांत गीत से लिया गया है। शांत गीत से। इसके रचयिता कौन है? कवि है महादेव वर्मा। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है। तो कवित्री ने स्वयं को नीर भरी दुख की बदली बताया है। मैं नीर भरी दुख की बदली, बस यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब पूरा आंसर यहीं से निकालेंगे। फिर यहाँ पे क्या है? किससे आहत होकर जग हंसा। अब हंसा कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है हंसा। क्रंदन से आहत होकर विश्व हंसा। क्रंदन से आहत होकर विश्व हंसा। काम खत्म। आंसर करते चले जाइए। अब देख लीजिए यही आंसर है। पलकों में क्या मछली। अब देखिए कहाँ मछली, मछली कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है पलकों में निर्झड़ी मछली। लैला आंसर मिली हो आपका पूरा। अब बताइए ऐसा वीडियो कहाँ मिलेगा भाई साहब। मैट्रिक से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास वहां पे टाइम नहीं रहेगा। आप पेपर को देख कर ही आंसर दीजिएगा। चिंता मत करिए यार, पेपर को देख कर ही आंसर छाप के आएंगे, कुछ भी हो जाए इस बार, ठीक ना। पूरा का पूरा छापेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या करना था? यहाँ पे ये करना था, मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी कि कवित्री महादेवी वर्मा यह बताती है कि जिस प्रकार बादल में पानी भरे रहते हैं, उसी प्रकार मेरे अंदर दुखों का आंखों में आंसू भरा हुआ है। काम खत्म, ठीक है ना। चलिए इसका हो गया। अगला है यहाँ पे भाई साहब, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजर्दर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले तलवार हाथ में, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। अब यहाँ पे सबसे पहले बताना है पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो भाई साहब पाठ का शीर्षक छाप डालिए। पाठ का शीर्षक लिख लीजिए। कौन है? अभिनव मनुष्य। क्या है? अभिनव मनुष्य। पाठ का शीर्षक क्या है? अभिनव मनुष्य। और अभिनव मनुष्य के कवि कौन है? इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर है। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हाँ, छाप डालिए क्वेश्चन का आंसर। कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है? आप बताइए, कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है? कवि मनुष्य को सावधान यहाँ पे क्यों कर रहा है? तो मनुष्य विज्ञान रूप तीक्ष्णधार वाली तलवार जिसे खेल रहा है, तनिक भी असावधानी से मनुष्य के लिए खतरनाक हो सकती है। आप देखिए, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान की तलवार है
तो उसे फेंक दे, तजकर मोह स्मृति के पार। यानी कि अगर ये विज्ञान की तलवार है ऐसे तो इसे फेंक दीजिए, नहीं तो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। क्लियर है। उसके बाद है मनुष्य को किस चीज की पहचान नहीं है, सॉरी एक ये और कहा जा रहा है, विज्ञान को तलवार क्यों कहा जा रहा है, यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है विज्ञान को तलवार क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये तजकर मोह और स्मृति के पार, स्मृति के पार, सॉरी यहाँ पे तलवार क्यों कहा जा रहा है, आप देखिए, काट लेगा अंग तीखी बड़ी का धार। यानी कि अगर आप इस तलवार को अगर यूज करेंगे तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। उसको काटने की बात करा है, बढ़ा चढ़ा के आप लिख दीजिएगा, नहीं तो आप इसी मेहनत करिए, मैं पहले ही कह दूंगा। जो थोड़ा ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए आप कुछ नहीं पढ़े हैं, जो कमाई उमाई करते रहते कुछ बच्चे ना, हाँ कुछ नहीं पढ़े, लास्ट डे पढ़ के जाएंगे, तो उनके लिए मनुष्य को किस चीज की पहचान नहीं है और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसको कर लीजिएगा 2 ठो। चलिए भाई साहब, लेखक कहाँ है, लेखक में थोड़ा मैं खोल लेता हूँ, इनको ट्रिक से बताना है ताकि आप अच्छे से इसको समझ आ जाए। थोड़ा मैं इनका जीवन परिचय बता देता हूं, और लेखक हैं कि कवि हैं, सॉरी यहाँ पे क्या है आप देखिएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि रात में तीनों का जीवन परिचय खत्म कर दूं, रात में तीनों का जीवन परिचय खत्म कर दूं। आप लोग तैयार हैं नहीं, लाइक कर दीजिए, आप लोग तैयार नहीं कमेंट कर दीजिए। जी सर बिल्कुल हम तैयार हैं, आप वीडियो तो लेके आइए। आप एक बार बता दीजिए आप लोग हिंदी का जीवन परिचय पढ़ने के लिए तैयार हैं नहीं, फटाक से कमेंट कर दीजिए। बाकी में मजा आ रहा है नहीं पढ़ने में, बताइए यार, मजा पढ़ो ना, पूरा खत्म भी हो जाएगा। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लें, इनका हम लोग क्या पढ़ लें, एक काम करते हैं, आप लोग जीवन परिचय लिख लेंगे, लेकिन इनकी कृतियां आप लोग याद कर लीजिए। कृतियां हम यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं, कृतियां आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आप लोगों को याद नहीं रहता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहां पर हुआ था, बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। मेरी आवाजों को सुनिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। यह क्या थे, यह एक सरयू पारी ब्राह्मण थे, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। भाई साहब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन थे, तो ये इनका जन्म बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक हुआ था। कहां पर हुआ था, बलिया जिला के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। किस सन में, सन 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। फिर इन्होंने अपनी पढ़ाई 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया। इन्होंने अपनी पढ़ाई कहां से पूरी की, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया। कब, 1930 ईस्वी में। फिर ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में निदेशक के रूप में भी क्या किए थे, कार्य किए थे। उसके बाद उसी वर्ष यानी कि 1930 ईस्वी में ही यह प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। जब ये प्राध्यापक हो गए तब ये शांति निकेतन चले गए। कब चले गए, जब ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया पढ़ाई को 1930 ईस्वी में, तो यह प्राध्यापक होने के बाद कहां पर चले गए, शांति निकेतन चले गए, ठीक है ना। फिर 1950 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त हुए। ये कहां पर नियुक्त हुए थे, यह 1950 ईस्वी में, यह 1950 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के रूप में क्या थे, नियुक्त हुए थे। और 1957 ईस्वी में, कब, 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था। पद्म विभूषण अवार्ड किसको मिला था, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला था। और इनका देहांत कब हो गया था, सन 1889 ईस्वी को, सन 1889 ईस्वी की मृत्यु 1907 और सन 1989 ईस्वी की उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद इनकी कृतियां इनकी याद कर लीजिए भाई साहब, इनकी कृतियां याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट वाली, जैसे कि बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा। और कौन सी है, चारुचंद्र लेख, ये हो गया। और क्या है इनका, पुनर्नरवा। क्या है, पुनर्नरवा, क्या है भाई साहब, पुनर्नरवा है। और क्या है, अनाम दास का पोथा। याद कर लीजिए हमारे साथ, याद कर लीजिए, टाइम नहीं है आपके पास। और क्या है, और इनका सूरदास कबीर, क्या है, सूरदास और
कबीर इत्यादि इनके क्या थे, ग्रंथ थे। ठीक है ना, आप इसको याद कर सकते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नरवा, अनामदास का पोथा, सूरदास, कबीरदास, साहित्य सहचर और कालिदास की लालिल्य योजना। और निबंध संग्रह इनके कौन कौन से थे, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता और आलोक पर्व। ठीक है ना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है, प्रमुख कृतियां हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की। किसकी है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म कब हुआ था भाई साहब, 1919 ईस्वी में हुआ था। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के, ईयरफोन लगा लीजिएगा, दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्हें संस्कृति और तेलुगु भाषाओं का असाधारण ज्ञान तो प्रारंभ में ही हो गया था, किंतु उच्च शिक्षा हिंदी में हुई। 1943 ईस्वी में इन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर के पद पर भी रह चुके हैं। कौन रह चुका है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है ना, और इनका निधन 30 मार्च 2005 ईस्वी में हो गया। अब इनकी कृतियां कौन कौन सी है, नोट कर लीजिए, इनकी कृतियां मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूं। इसका प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है, नोट कर लीजिएगा। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की प्रमुख कृतियां जो है, साहित्य और समाज, क्या है, साहित्य और समाज। कृतियां लिखने के लिए आता है, जो लिखने के लिए आता है उसे याद करिए, बेफालतू मत पढ़िएगा। और मेरे विचार इनकी कृतियां हैं, मेरे विचार। और लाडलो क्या है, हिंदी और तेलुगु, हिंदी कई बार मैंने पढ़ाया है, और तेलुगु, तेलुगु, ठीक है ना, इत्यादि। लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया इत्यादि हैं। तो इसको तो मैं करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा, इसको आप छोड़ ही दीजिए, जीवन परिचय में करवा दूंगा। भाई साहब बहादुर और ध्रुव यात्रा कहानी का कथा वस्तु लिखिए 80 शब्दों में, या फिर यहाँ पे दिया है आपको सारांश लिखने के लिए, क्या दिया है, एक सेकेंड, कथा वस्तु का सार अपने शब्दों में लिखिए, या फिर आप लोग सारांश लिखने के लिए देता है। तो बहादुर कहानी क्या है, बहादुर एक नेपाल का लड़का था, वो अपनी मम्मी के डांट टोट से वो दूर भाग गया। कहाँ भाग गया, वो आ गया शहर में। और शहर थी, कौन थी यहाँ पर मिली, यहाँ पर मिलती है लेखक की पत्नी निर्मला, जिसको एक नौकर की जरूरत थी, और वो नौकर के रूप में बहादुर को रख लेती हैं। पहले तो उसके साथ अच्छा मतलब बर्ताव करती हैं, बाद में उसके साथ मारपीट गाली गलौज करती हैं। फिर क्या करता है बहादुर छोड़कर भाग जाता है। जब वो छोड़कर भाग जाता है तो अब जो लेखक की पत्नी होती है और लेखक के घर वाले वो पछताने लगती हैं, तो और फिर उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए सोचते हैं, लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है ना, तो इसको तो आप याद ही कर लेंगे। बाकी मैं कई बार यार पढ़ाया हूँ, कई बार मैं पढ़ाया हूँ, चिंता मत करिए। जाके आप प्लेलिस्ट से जाके पढ़ लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारा प्लेलिस्ट में मैं वीडियो डाला हूँ, जाके वहां से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे 7वां है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आप लोग उत्तर देना है आपको। 5 नंबर का है, 80 शब्दों में। श्रवण कुमार, रश्मि रथी, मैं सारा का सारा मैं पढ़ा दिया, आज ही मैं पढ़ाया हूँ, जाइए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिएगा। मुक्ति यज्ञ और सत्य की जीत, ठीक है ना, ये सारा का सारा मैं करवा दिया हूँ आपके जिले के अकॉर्डिंग, आप जिस जिले से जाके पढ़ लीजिएगा। आलोक वृत्त और त्यागपति एक और है, बस इतने ही। हाँ, त्यागपति मैं सभी का खंड काव्य करवा दिया हूँ। संस्कृत वाला आप थोड़ा मेहनत करिएगा, संस्कृत भाषाया वाला और महामना वाला आप पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। 14 नंबर का संस्कृत वाला थोड़ा आप लोग खुद से करिएगा, क्योंकि संस्कृत में आपको मेहनत करने की जरूरत है। देखिए महामना मालवी और संस्कृत भाषा से ज्यादातर श्लोक गद्यांश पद्यांश आते हैं। गद्यांश पद्यांश संस्कृत में 14 नंबर के आते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको ना। संस्कृत वाला 14 नंबर आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए अगला मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ चुनकर लिखिए, आपको 2 नंबर मिलेगा। वाक्य प्रयोग लिखेंगे 1 नंबर और अर्थ लिखेंगे 1 नंबर। तो यहाँ पे है अक्ल का दुश्मन होना। क्या यहाँ पे अक्ल का दुश्मन, एक एक करके हम लोग सारा इसका सॉल्व करा देंगे, चिंता मत करिएगा। अल्क का मतलब यहाँ पे है अक्ल का दुश्मन, यानी कि लिख लीजिए मूर्ख होना। क्या होना, मूर्ख होना। वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे, उसे समझना व्यर्थ है क्योंकि वह अक्ल का दुश्मन है, यानी कि मुझे समझना व्यर्थ है क्योंकि मैं अक्ल का दुश्मन हूं। बस खत्म यार। गागर में सागर भरना, यानी कि कम शब्दों में बड़ी बात कह देना। कवि बिहारी के दोहों
दोहे गागर में सागर भर दिए, यानी कि कम शब्दों में बड़ी बात कहना। वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे? कवि बिहारी के दोहे सागर में गागर भर दिए। हाथ पीले करना, क्या यहाँ पे अगला हाथ पीले करना, यानी कि लड़की का विवाह करना। क्या करना? लड़की का विवाह करना, यानी कि वह पति की मृत्यु के बाद बड़ी मुश्किलों से अपने बेटी के हाथ पीले कर सकी। ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे? हाथ पीले करना। फिर यहाँ पे है मुंह फुलाना। मुंह फुलाना क्या हो जाएगा? असंतुष्ट होना, यानी कि छोटी छोटी बातों में मुंह फुलाना ठीक नहीं है। असंतुष्ट होना, मुंह फुलाना क्या हो जाएगा? असंतुष्ट होना। तो ये तो कर ही लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये उतना नहीं आप कर ही लेंगे। उसके बाद संधि विच्छेद आएगा। देखिए बार बार रिपीटेड किए गए क्वेश्चन वही पिछले साल के। पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पुस्तक धन आलय। पुस्तक धन आलय, यह क्या हो जाएगा? पुस्तकालय का संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? तो लिख लीजिए दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है ना, पुस्तकालय का क्या हो जाएगा? पुस्तक धन आलय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तथेति, तथेत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा लाडलो? तथेत क्या हो जाएगा? तथा धन इति, क्या हो जाएगा? तथेत। इसमें कौन सी है? इसमें स्वर संधि है। इसमें कौन सी है? स्वर संधि है। इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नायक का हो जाएगा नय धन अकह। क्या हो जाएगा? नय धन अकह। इसमें अयाक संधि है। कौन सी है? इसमें सॉरी अयादि संधि है, अयाक नहीं है, अयादि संधि है। अच्छा एक चीज आप देखे होंगे, जितना हम लोग अभी संधि किए हैं सभी में ऑप्शन ए ही सही है। देखिएगा इसमें भी ऑप्शन ए सही है, और इसमें भी ऑप्शन ए सही है, और इसमें भी ऑप्शन ए सही है। और हम लोग जो पिछले क्वेश्चन किए सभी में ऑप्शन ए ही सही था। तो क्यों न क्यों अगर मान लीजिए आपको संधि नहीं आई तो आप ऑप्शन ए मारिएगा, में भी हो सकेगा कि तुक्का सही हो जाए। तुक्का भी लगाइएगा आप लोग, ठीक ना, आप लोग तुक्का भी लगाइएगा, में भी सही हो जाएगी। अगला यहाँ पे विभक्ति और वचन को पहचानना है आपको। आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है। जो आत्मनि शब्द है इसमें विभक्ति और वचन आपको पहचानना है। इसमें कौन सी है? देखिए इसमें भी अब ए ही ऑप्शन सही है। सप्तमी विभक्ति एक वचन है। आत्मनि में कौन सी है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। देखिए ए ही ए सही हो रहा है अब ऊपर से लेकर नीचे तक। अब अगला वाला भी ए ही सही है। नामसु शब्द में विभक्ति और वचन है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। देखिए ए वाला यहाँ पे आंसर सही हो रहा है। तो लॉजिक समझिए, अगर ए मारे संधि में और विभक्ति और वचन में तो समझ लीजिए आपका राइट आंसर हो सकता है। तो ये तुक्का लगाने की ट्रिक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा तुक्का लगाने वाला। अगला यहाँ पे क्या है? यहाँ पे शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखना है। अविराम अभिराम। क्या है? अविराम अभिराम। अविराम मतलब क्या होता है? अविराम और अभिराम। अविराम मतलब क्या होता है? बिना रोक की। क्या हो जाएगा? बिना रोक की। और अभिराम मतलब क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बिना रोक के और सुंदर हो जाएगा। ब वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है स्वर्ण और स्वर्ण। स्वर्ण और स्वर्ण। तो स्वर्ण मतलब क्या होता है? सोना होता है, और स्वर्ण होती है उच्च जाति होती है। ये उच्च जाति को कहते हैं। उच्च जो जाति होती है उसको क्या कहते हैं? स्वर्ण के नाम से बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोना और उच्च जाति हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है एक शब्द के दो सही अर्थ लिखना है। एक शब्द के यहाँ पे दो सही अर्थ आपको लिखना है। कर्ण। कर्ण महाभारत आप देखे होंगे तो कर्ण एक था, वो कौन था? कर्ण। कर्ण सूर्यपुत्र था। कर्ण कौन था? सूर्यपुत्र था। तो कर्ण का क्या हो जाएगा? सूर्य पुत्र हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? तो एक तो सूर्यपुत्र हो गया कर्ण का, और दूसरा आपका जो हो जाएगा कान होता है। ये इसको क्या कहते हैं? कान कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? कान हो जाएगा। तो कान और सूर्यपुत्र किसका हो जाएगा? कर्ण का हो जाएगा। काल। काल का क्या हो जाएगा? समय। और अकाल। काल का क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? अकाल। और मृत्यु। मृत्यु भी तो काल होता है, कहते काल आ गया था यार उसका। मृत्यु भी क्या होता है आपका? काल का ही अर्थ होता है। समय भी क्या होता है? काल का ही अर्थ होता है। अर्क। आप लोग अर्क
अर्क मतलब जानते क्या होते हैं? मदार। मदार आप देखे होंगे? मदार देखेंगे? नहीं देखे मदार, कोई बात नहीं, मदारी बन जाइए। मदारी देखेंगे? नहीं, मदारी। चलिए, अर्क क्या हो जाएगा? मदार हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? मदारी जो बीन बजाते रहते हैं वो वाला मदारी नहीं भाई, मदार। मदार एक पौधा है। और क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं ना सूर्य को अर्क दिए क्या, तो अर्क सूर्य का ही होता है। उसके बाद यहाँ पे है, एक शब्द का सही अर्थ चुनकर लिखना है। यहाँ पे जो जीता न जा सके, जो जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं भाई साहब? उसे अजेय कहते हैं। जिसे जीता नहीं जा सकता या जो जीता ना जा सके उसे हम लोग अजेय कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे रास्ता दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला क्या हो जाएगा? पथ प्रदर्शक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पथ प्रदर्शक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है, दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। दो वाक्यों को यहाँ पे शुद्ध करना है, मैं पूरा पूरा शुद्ध करूंगा, चिंता मत करिएगा। यहाँ पे है क्या है? अनेकों लोगों ने गंगा स्नान किया। तो यहाँ पे अनेकों के स्थान क्या कर देंगे? अनेक। अनेक लोगों ने गंगा स्नान किया, काम खत्म। अनेक लोगों ने गंगा स्नान किया, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। अनेक लोगों ने कर देंगे। फिर यहाँ पे दूसरा वाला है, एक गिलास गर्म गाय का दूध दीजिए। एक गिलास गर्म गाय का दूध दीजिए। तो गर्म गाय कोई मतलब है, आप लिख सकते हैं एक गिलास गाय का गर्म दूध दीजिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे आप लोग? या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, गाय का एक गिलास गर्म दूध दीजिए। यानी कि ये पहले चला जाएगा, ये पहले चला जाएगा और इसके बाद ये लग जाएगा, यानी कि गाय का एक गिलास गर्म दूध दीजिए। अब गर्म गाय ऐसे गलत हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? गाय का एक गिलास गर्म दूध दीजिए, मुझे पीना है क्योंकि मुझे भूख लगी है और मुझे एग्जाम देने जाना है। ठीक ना? गौतम की पत्नी का नाम क्या है? अहिल्या है। क्या है? गौतम की पत्नी का नाम क्या है? यहाँ पे अहिल्या है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, गौतम की पत्नी का नाम अहल्या है। क्या है यहाँ पे? गौतम की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? अहल्या है। यहाँ पे आपकी ही के जो यहाँ पे छोटी है इसको हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे है, मैं हस्ताक्षर कर दिया। क्या लिखेंगे? मैं हस्ताक्षर कर दिया। तो यहाँ पे मैं के स्थान पे क्या हो जाएगा? मैं के स्थान पे हो जाएगा यहाँ पे मैंने हस्ताक्षर कर दिया। मैंने क्या हो जाएगा? हस्ताक्षर कर दिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा का पूरा सॉल्व किया। अब लास्ट का यहाँ पे बच रहा है, और ऊपर हम लोग संस्कृत वाला छोड़े थे 14 नंबर, और गद्यांश पद्यांश, तो पद्यांश भी तो हो गया था ना, आई थिंक हो गया था, और ट्रिक मैं बता दिया था, तो वो कर ही लेंगे। अब थोड़ा सा मेहनत करेगा। संस्कृत वाला छूटा था, खंड काव्य वाला आप जाइएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ध्रुव यात्रा कहानी वाला पढ़ लेंगे, जीवन परिचय पढ़ लेंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और वीर रस, कणु रस और ये रस छंद अलंकार मैंने पढ़ा दिया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाके पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़े तो नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ा दूंगा, इसको चिंता मत करिएगा। ठीक है ना? रस छंद अलंकार ये तो आप कर ही लेंगे, और ये पत्र लेखन मैं करवा दूंगा, पत्र लेखन मैं करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा। कैसे लिखा जाएगा उसको मैं करवा दूंगा। उसके बाद निबंध लेखन, मैं सारा निबंध मैं पेपर से पहले करवा दूंगा। अभी आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उस पर ध्यान दीजिए, इसको मैं टिक्स करवाऊंगा, ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करना है, केवल आपको लिखने का सहूर बता दूंगा। और जब सहूर पता हो जाएगा लिखने का तो आप लोग छाप के आएंगे पेपर में। ठीक है ना? तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, बहुत मजा आई पढ़ाने में, और आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा नहीं, आप लोग बता दीजिएगा। और कितना आपको समझ में आया। यदि आपको मैंने यहाँ पे 90 नंबर समझाया, अगर आपको 50 नंबर भी याद हो गया, समझ में आ गया, तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया यार। 33 नंबर पास मार्क का चाहिए, और 50 नंबर आपको समझ में आ गया तो पास मार्क का तो हो गया ना। पेपर में ज़्यादा टफ नहीं आएगा, और प्रीवियस ईयर पिछले साल के जो पेपर है उसी को देगा, और मैं सारा सेट सॉल्व करवा ही रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर या SKM स्टडी पर। चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेलीग्राम पे मैं इसका PDF भेज दूंगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना? और मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद। और जय हिंद आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना?